बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। स्टे ऑर्डर से क्या मुराद है? स्टे ऑर्डर कब जारी किया जाता है और क्यों कर जारी किया जाता है, और इंजंक्शन से क्या मुराद है? इंजंक्शंस क्यों कर जारी किया जाता है, और स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन में क्या डिफरेंस है? आज हम इनको प्रिसाइजली लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं स्टे ऑर्डर से। आम फहम ज़ुबान में स्टे ऑर्डर से मुराद है कि बज़रिया कोर्ट ऑर्डर किसी जुडिशल प्रोसीडिंग को सस्पेंड करना या रोकना या स्टे करना। हम इसको एक आम मिसाल से समझते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि आपने एक सिविल कोर्ट में फ़ाइल किया और वो सिविल सूट अल्टीमेटली आपके हक़ में डिग्री हो जाता है, और डिग्री होने के बाद आप उस डिग्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में अजरा फाइल करते हैं, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो ऑपोजिट पार्टी है, डिफेंडेंट है, वो एपेलेट कोर्ट में अपील फाइल करता है, उस डिग्री को इम्प्यून करता है थ्रू अपील, और उस अपील के साथ एक स्टे एप्लीकेशन अटैच करता है, और उसमें एपेलेट कोर्ट से रिलीफ क्लेम करता है कि टिल द डिसीजन ऑफ अपील जो इम्प्यून्ड जजमेंट एंड डिग्री है उसके ऑपरेशन को सस्पेंड फरमाया जाए। और एपेलेट कोर्ट अवेलेबल ग्राउंड्स को मद्देनज़र रखते हुए कानून के मुताबिक जो ट्रायल कोर्ट की डिग्री है उसके ऑपरेशन को सस्पेंड कर देती है। इसको कहा जा सकता है कि ये स्टे ऑर्डर है एपेलेट कोर्ट की जानिब से। अब हम दूसरी तरफ आते हैं इंजंक्शन की तरफ, कि इंजंक्शन से क्या मुराद है। अब इसको भी हम एक आम मिसाल से समझते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपने किसी की प्लाट या मकान को ख़रीदने के हवाले से एक तहरीरी इकरारनामा मुआहिदा बै किया, और उस इकरारनामा मुआहिदा बै में आपने जो बयान अदा किया, उस इकरारनामा मुआहिदा बै की रूह से आपने बयान अदा किया, और बकिया ज़र-ए-समन, बकिया सेल प्राइस जो है उसकी अदायगी के लिए कुछ वक़्त तय किया गया बज़रिए इकरारनामा, 1 माह, 2 माह या 3 माह का, जितना भी बाहमी मशावरत या बाहमी रज़ामंदी से तय किया गया। अब आप ख़रीदार हैं, दूसरी तरफ सेलर है, और आपके इल्म में आता है कि जो सेलर है जिससे आप मकान ख़रीद रहे हैं बज़रिए इकरारनामा, आपने उसे सौदा किया है, सौदा बै किया है, वो ज़ायद कीमत के लालच में आपके बजाय किसी दूसरे के हक़ में उस मकान या प्लाट की रजिस्ट्री, तस्दीक व तकमील करवाना चाह रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप फौरी तौर पर सिविल कोर्ट में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल फाइल करते हैं, और उसमें प्ली लेते हैं कि अगर जो डिफेंडेंट है जिससे आपने मकान ख़रीदने का इकरारनामा मुआहिदा बै किया है, वो ज़ायद कीमत के लालच में अपना मकान या प्लाट इकरारनामा मुआहिदा बै की मौजूदगी में किसी दीगर शख्स को फ़रोख्त करने में कामयाब हो गया, तो आपको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी आपके हक़ में, तवाज़ुन सहूलत आपके हक़ में, और आपका दावा भी
डिक्री होने के, आपके हक में फैसला होने के कभी अमकान आता है। ये ग्राउंड्स लेते हुए जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC के तहत और ये रिलीफ क्लेम करते हैं कि आपको इंजंक्शंस जारी इस वाले से जारी फरमाया जाए कि जो डिफेंडेंट है वो अपना मकान या प्लाट जो है वो फर्दर एलिनेट ना करे, किसी भी तरीके से अपने मकान को आगे मुंतकिल ना करे, किसी को फ़रोख्त ना करे, किसी को सेल ना करे, किसी को गिफ्ट ना करे। और कोर्ट इंजंक्शंस जारी फरमाती है कि जो डिफेंडेंट है वो टिल फर्दर ऑर्डर जो है वो सूट प्रॉपर्टी को फर्दर एलिनेट ना करे। इसको कहा जाएगा कि ये इंजंक्शन है, ये इंजंक्टिव ऑर्डर है। तो इस तरह से हमने समझा कि इंजंक्शन और स्टे ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस इस टॉपिक में और करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं बज़रिया इकरारनामा मुआहिदा बै, आप अपनी मलकियती व मकबूजा प्रॉपर्टी को किसी दीगर शख्स को बज़रिया इकरारनामा मुआहिदा बै फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन जो ख़रीदार है वो इकरारनामा मुआहिदा बै में दर्ज करदा कंडीशंस के तहत या जो एक टारगेट डेट मुकर्रर हुई रजिस्ट्री करवाए जाने की और बकिया अदायगी ज़र समन के हवाले से, वो आपको बकिया अदायगी ज़र समन नहीं करता और जो टारगेट डेट है रजिस्ट्री करवाए जाने की वो गुजर जाती है, तो अब आपको ये राइट हासिल है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में जो ख़रीदार है उसको आप एक लीगल नोटिस भी इशू कर सकते हैं कि जो इकरारनामा मुआहिदा बै में तारीख दर्ज थी वो गुज़र चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, आपने रिमेनिंग सेल प्राइस अदा नहीं किया जब तक कि मैं रजिस्ट्री करवाए जाने के हक में था, लिहाजा अब ये इकरारनामा मुआहिदा बै मनसूख तस्वर किया जाता है। अलावा जी आप सिविल कोर्ट में एक सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल भी फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप यही प्ली ले सकते हैं कि इकरारनामा मुआहिदा बै में दर्ज करदा कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं किया ख़रीदार ने, बल्कि उसने वायलेट किया और टारगेट डेट तक या उसके दौरान उसने बकिया ज़र समन आपको अदा नहीं किया जबकि आप रजिस्ट्री करवाए जाने के हक़ में थे। लिहाजा अब जो है वो इकरारनामा मुआहिदा बै मनसूख किया जाना बामुताबिक कानून ज़रूरी है, ताकि जो डिफेंडेंट है, जो ख़रीदार है, उस इकरारनामा मुआहिदा बै की आड़ में आपके पुरअमन कब्ज़ा में मुदाखलत ना कर सके। तो इसके साथ भी आप एक एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC, जिसमें आप कोर्ट से रिलीफ क्लेम करते हैं कि आपके पीसफुल पोजेशन में अनलॉफुली इंटरफेयर ना किया जाए और कोर्ट इसमें इंजंक्शन जारी करती है। इंजंक्शन की रूह से अदालत किसी भी शख्स को हुक्म सादर फरमा सकती है कि वो कोई पर्टिकुलर एक्शन करे या कोई पर्टिकुलर एक्शन ना करे। जहाँ तक बात ऑपरेट होने की है, तो इंजंक्शन जैसे ही कोर्ट सादर फरमाती है, इशू करती है, वो उसी वक्त ऑपरेट हो जाता है। जबकि जो स्टे ऑर्डर है वो इससे मुख्तलिफ इस तरह से है कि जब तक स्टे ऑर्डर मुतल्लका कोर्ट को कम्युनिकेट नहीं किया जाता, जब तक वो स्टे ऑर्डर ऑपरेट नहीं होता। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।